गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर्स का नाम आपको दिख रहा है सॉल्यूशन। 12th स्टैंडर्ड का ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट था जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री में आता है और अगर फिजिकल केमिस्ट्री के बाकी के रेस्ट चैप्टर यानी कि सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री को देखें तो सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है 12th स्टैंडर्ड में। अब इसी में क्यों लगता है, इसके पीछे का रीजन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग का ये जो 3 टॉपिक है, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा गया है और सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक को कंप्लीट करने में 5 से 6 क्लास लग जाता है। अब अगर 11th वाली बात को मान करके लोग चले तो ये 5 से 6 क्लास का टाइम तो बच जाएगा, तो फिर 6 से 7 क्लास लगेंगे बाकी के रेस्ट टॉपिक को कंप्लीट करने में। लेकिन अगर ये मान करके चलें कि 11th में स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इन सारे टॉपिक को भी लेकर के चलना पड़ता है और इस वजह से यहाँ नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज कर जाते हैं। हम भी यहाँ पर इन तीनों टॉपिक को भी लेकर के चलेंगे, यानी कि ये वही 3 टॉपिक हैं जो ऑलरेडी आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। इनके अलावा बाकी अगर देखा जाए तो इसके अलावा बाकी के ये रेस्ट टॉपिक हैं, सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ, वेपर प्रेशर एंड रॉड्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मोलर मास। यानी ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल नए हैं आपके लिए, ये आप नीचे क्लासेस में नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम लोग इन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी कि जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी का ये जो नीचे का पार्ट है ये 12th स्टैंडर्ड में ये भी, क्योंकि अगर इसे आप इग्नोर करेंगे तो इन सब जगह पर इनके कंसेप्ट का जरूरत पड़ता है तो आपको परेशानी करेगा। तो यानी इस जगह पर इन सब पोर्शन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ये भी डिस्कस करेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बाकी का ये रेस्ट पार्ट आप देख रहे हो, ये रेस्ट पार्ट यहाँ 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा तो ऊपर के इन तीनों पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस वाले पार्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग सॉल्यूशन टॉपिक के स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इट इज इंट्रोडक्शन। यानी यहाँ हम लोग बात करेंगे कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं। सॉल्यूशन का डेफिनेशन है, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर, यहाँ देखो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर को कहा जाता है, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट किसे कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या हुआ, ये अंडर 10th क्लास में जो कंसेप्ट बना है उसी को फिर से आप रिवाइंड करो। मिक्सचर यानी कि 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को मिलाते हैं जिसमें सारे कंस्टिट्यूएंट्स अपने प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उन्हें मिक्सचर कहा जाता है। अगर ये कंस्टिट्यूएंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों तो उन्हें होमोजीनियस कहा जाता है और अगर इनमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तब इसे हेट्रोजीनियस कहा जाता है। तो सॉल्यूशन का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसका होमोजीनियस मिक्सचर का होना जरूरी है। अगर मिक्सचर बना और वो होमोजीनियस नहीं है तब उस कंडीशन में उसे हम लोग सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट उन्हें कहा जाता है जो डिसॉल्व होता है और सॉल्वेंट उसे कहते हैं जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है। जैसे कि एग्जांपल आप यहां पर देख रहे होगे, शुगर को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो शुगर सॉल्यूशन यानी कि शरबत बनता है। अब इसे शरबत बनाने के लिए आप शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं तो शुगर सॉल्यूट हो गया। वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं यानी कि वाटर उस शुगर को डिसॉल्व करता है तो वाटर सॉल्वेंट हो गया। और इन दोनों के मिक्स करने पर जो मिक्सचर बनता है वो होमोजीनियस नेचर का होता है। वहां पर फिर डिसॉल्व होने के बाद में आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ शुगर है और कहाँ वाटर है, यानी कि उसमें कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है, वो एक सिंगल फेज की तरह बिहेव कर रहा है, तो उन्हें हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो इस जगह पर जो बात बताए हैं वो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया होमोजीनियस मिक्सचर का। कंपोनेंट में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है, वो सिंगल फेज की तरह बिहेव करता है, यानी कि सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही फेज होता है। यानी आप ये नहीं कह सकते हो कि ऊपर में शुगर है नीचे में वाटर है या नीचे में शुगर है और ऊपर में वाटर है।
तो हमें लगता है कि आपको सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट in which solute is dissolved to form the solution and solvent is the component which dissolve the solute in it. Solvent solute को dissolve करता है। एक चीज और देखोगे, फिजिकल स्टेट, सॉल्वेंट जनरली एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड इट डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। आप याद करो, शुगर का किस तरीके का फिजिकल स्टेट होता है? शुगर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। वाटर किस स्टेट में होते हैं? लिक्विड स्टेट में होता है। तो सॉल्वेंट उस कंपोनेंट को कहा जाता है विच डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है। तो चूंकि सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो शुगर सॉल्यूशन भी जो बनेगा वो भी लिक्विड स्टेट में ही होगा। तो एक ये भी क्राइटेरिया हो गया। तो एक दो पॉइंट जो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या है, जो एक्सेस अमाउंट में, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उन्हें सॉल्वेंट कहा जाएगा, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उन्हें सॉल्यूट कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर दोनों कंपोनेंट का अमाउंट सेम है, वॉल्यूम सेम है, तब उसमें डेंसिटी लेते हैं। जब सेम है दोनों का वॉल्यूम, तब जिनका डेंसिटी ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट और जिनका डेंसिटी कम होगा वो सॉल्यूट के रूप में काम करेगा। एक और कंसेप्ट, आगे हम लोग क्लासिफिकेशन में भी बढ़ेंगे। वाटर अगर प्रेजेंट होता है तो वैसे सॉल्यूशन को एक्वस कहते हैं, और अगर एक कंपोनेंट वाटर है भले ही उनका अमाउंट कम भी है तो सॉल्वेंट में वाटर को ही कंसिडर किया जाता है। तो ये तो इनके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर आ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पर, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी इस जगह पर सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है और फर्स्ट क्राइटेरिया है ऑन अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट यानी कि जिनके मिलाने से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। जैसे अभी प्रीवियस आप एग्जाम्पल को देखो तो वहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक शुगर था और दूसरा वाटर, तो यहां सिर्फ दो कंपोनेंट हो गए। और वैसे सॉल्यूशन जहां सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं वैसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। इस जगह पर आपको ये दिख रहा है, ये बाइनरी सॉल्यूशन। जनरली जो सॉल्यूशन हम लोग को पूरे चैप्टर्स में पढ़ना है वो बाइनरी सॉल्यूशन ही आएगा, जिसमें से एक सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। अगर तीन कंपोनेंट है, आप इमेजिन करो कि उसी में थोड़ा सा लेमन डाल दिया गया, अब तीन कंपोनेंट हो गए तो उन्हें टर्नरी कहा जाएगा। 4 कंपोनेंट हो गए तो क्वाटरनरी, 5 कंपोनेंट है तो पेंटानरी, हेक्सानरी और सो ऑन। अब यहाँ पर नीचे में देखो, नोट में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, इसको ध्यान से देखोगे। इफ मोर देन 2 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन देन द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट एक्ट एज ए सॉल्वेंट। 2 है तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब 2 के अलावा जितना भी कंपोनेंट है तो उसमें से सॉल्वेंट सिर्फ एक ही होगा और बाकी का रेस्ट कंपोनेंट सॉल्यूट के रूप में काम करेगा। कई बार में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब क्या पूछता है ये ध्यान देना। अगर कहता है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर इन हेक्सानरी सॉल्यूशन, तो अब देखो हेक्सानरी सॉल्यूशन में टोटल 6 कंपोनेंट्स हो गए। अगर क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन हेक्सानरी सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट सिर्फ एक ही होगा। तो हेक्सानरी के 6 कंपोनेंट्स में से जिनका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट और बाकी की जो रेस्ट 5 कंपोनेंट्स हो गए उन्हें सॉल्यूट कहा जाएगा। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ये सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करें जिसमें क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। अब सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ में बढ़ते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑन अकाउंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर के अनुसार से, सॉल्वेंट यानी कि जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है, और इसके अनुसार से सॉल्यूशन का 2 टाइप होता है, एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब इसको थोड़ा सा समझोगे। यहां पर जो एक्वस वर्ड दिख रहा है ये एक्वस वर्ड बना है एक्वा टर्म से, और एक्वा का मतलब होता है वाटर। यानी कि अगर वाटर प्रेजेंट है सॉल्वेंट के फॉर्म में, H2O प्रेजेंट है सॉल्वेंट के फॉर्म में, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। और वाटर के अलावा कुछ भी प्रेजेंट हो, XYZ कुछ भी हो, बेंजीन हो, अल्कोहल हो, ईथर हो, कुछ भी हो, तब उन्हें कहा जाएगा नॉन एक्वस। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वस सॉल्यूशन? सिंपल डेफिनेशन, द सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। व्हाट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, यानी कि जहां पे सॉल्वेंट वाटर के अलावा कुछ भी हो। जैसे एग्जांपल में आप देखो, शुगर सॉल्यूशन अभी हम लोग बात की,
शुगर सॉल्यूशन की जगह पर आप साल्ट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। साल्ट सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। एनडीए में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्राइन? तो ब्राइन इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड एंड वाटर के मिक्सचर को कहा जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर को कहा जाता है। तो यहाँ चूंकि वाटर में आप डिसॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहा जाएगा। वहीं अगर आप साल्ट को किसी दूसरे कंपोनेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तब वहां कहा जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिए हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, यानी आयोडीन को डिसॉल्व किया गया, लेकिन कहाँ डिसॉल्व किया जा रहा है? अल्कोहल में डिसॉल्व किया जा रहा है। तो अल्कोहल में जब डिसॉल्व किया गया, तब इन्हें कहा जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये तो डेफिनेशन हो गया। लेकिन कई बार क्वेश्चन में घुमा करके भी पूछा जाता है और वहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मान लें कि हम आपसे पूछे कि चीनी को मिल्क में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो आप बताओ ये एक्वस होगा या नॉन एक्वस होगा? फर्स्ट अटेम्प्ट में तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तभी एक्वस होता है, और वाटर के अलावा कोई भी दूसरा है तब उन्हें नॉन एक्वस कहेंगे। तो आप तुरंत बोल दिए इसको कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान से सोचो, इस क्वेश्चन को यहीं पर थोड़ा सा पॉज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मान लिया कि आप शुगर और वाटर डिसॉल्व कर एक्वस सॉल्यूशन बना लिए, शुगर सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ कहा गया कि साल्ट को आप डिसॉल्व कर रहे हैं शुगर सॉल्यूशन में। साल्ट को आप कहाँ डिसॉल्व करें? शुगर सॉल्यूशन में। तो ये एक्वस होगा या नॉन एक्वस होगा? तब आप तुरंत बोलोगे कि ये एक्वस होगा। हम बोलेंगे कि कैसे? वाटर में तो आप डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप तो इसको शुगर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो आपका जवाब होगा कि शुगर सॉल्यूशन में तो ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट था। अब फिर से पहले वाले क्वेश्चन पर आओ। बिल्कुल उसी तरह से जब शुगर को आप मिल्क में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो मिल्क में ऑलरेडी उसका बेस जो है, आगे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, 12th का एक चैप्टर है, तो जो उनका बेस प्रेजेंट है वो ऑलरेडी वाटर ही है। तो वैसे कंपोनेंट जहां ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है एक्सेस अमाउंट में, और सॉल्यूशन में अगर आप किसी को डिसॉल्व कर रहे हैं, मिल्क कोई एक कंपोनेंट नहीं है, मिल्क में फैट भी प्रेजेंट होता है, वाटर भी प्रेजेंट होते हैं, तो ऑलरेडी सॉल्यूशन की तरह ही बिहेव कर रहा है। हालांकि थोड़ा सा और माइन्यूटली हम लोग देखेंगे तो ये कोलाइड्स के एग्जाम्पल में आ जाता है, लेकिन अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान में रखो कि मिल्क में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, और इसलिए जब शुगर को उसमें डिसॉल्व करते हैं तो वो भी एक्वस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में ही आएगा। तो ये क्लासिफिकेशन था एक्वस एंड नॉन एक्वस से। पहला क्लासिफिकेशन क्या था? ऑन अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जिसमें है बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, पेंटानरी। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज बाइनरी सॉल्यूशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या था? ऑन अकाउंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और इसके अनुसार से दो हो गया, एक एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ में हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो टेबल दिख रहा है आपके एनसीईआरटी बुक में ये टेबल दिया हुआ है। फिजिकल स्टेट, मैटर तीन फॉर्म में जनरली अर्थ सरफेस पर नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉल्यूट भी तीनों स्टेट में होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। सॉल्वेंट भी तीनों स्टेट में होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो इनका अगर कॉम्बिनेशन किया जाए तो टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे। जैसे देखो यहां पर गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। यानी कि टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। और इसमें से जो जनरली हम लोग मेन जो पढ़ते हैं, जो हमारे दिमाग में सॉल्यूशन का कंसेप्ट आता है, वो ये पार्ट आता है यहां पर, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। जैसे ही कोई अगर सॉल्यूशन बोलता है तो हमारे दिमाग में ये आता है, जिसमें से सॉलिड, लिक्विड या गैस को हम लोग लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। और यहाँ इस चैप्टर में भी जनरली हम लोग पढ़ेंगे तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि या तो सॉलिड सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड में होगा या गैसेस में होगा। बट जानकारी आपको रखना चाहिए, टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। और जब इनके सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट देखेंगे तो फर्स्ट वाले को कहा गया गैसेस सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट गैस है। सेकंड वाले को कहा गया लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड है। और थर्ड वाले को कहा गया सॉलिड सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा सॉलिड सॉलिड में अटपटा भी लगता है कि आप डेफिनेशन बताए हैं कि सॉलिड
और सॉलिड का होमोजीनियस कैसे बनेगा, जबकि सॉल्यूशन के लिए तो होमोजीनियस नेचर होना चाहिए। एलॉय का डेफिनेशन याद करो, एलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल और मेटल नॉन मेटल। तो यहां टर्म आ गया होमोजीनियस मिक्सचर, और होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहा जाता है। हाँ, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं बनाए जाते हैं, एलॉय बनाने के लिए भी मेटल को पहले मेल्ट किया जाता है, क्योंकि जब वो लिक्विड फॉर्म या गैसेस फॉर्म में होंगे तभी एक दूसरे के साथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बट फिर रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिडिफाई ही कर जाते हैं, इसलिए उन्हें सॉलिड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इस तरह से इन सारे को आपको अपने पीडीएफ में दिया भी है, उसको आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है। तो ये एग्जाम्पल में आ जाएगा, और वैसे जो हम लोग जनरली पढ़ेंगे वो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में होगा। जैसे अगर आप शुगर को वाटर में डिजोल्व कर दिए, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अल्कोहल को अगर आपने वाटर में डिजोल्व कर दिया तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। और जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं या सोडा वाटर की बात करें हम लोग, इन्हें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहा जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो वो एग्जाम्पल हो गया गैस इन लिक्विड का। तो ये थर्ड टाइप्स था, क्लासिफिकेशन था सॉल्यूशन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे स्क्रीन पर फोर्थ दिखाई दे रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड सॉल्यूट, यानी कि कितने सॉल्यूट को आप डिजोल्व कर रहे हैं उसके अनुसार से सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। इसे अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना। आप एक गिलास आप पानी लिए, और अब इस एक गिलास पानी में आप 2 चम्मच चीनी डाल करके डिजोल्व किए, शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब इस शुगर सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड भी कर सकते हैं, सैचुरेटेड भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, पिछले जो क्लासिफिकेशन पढ़े थे उसके अनुसार से वाटर में शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें 2 कंपोनेंट हो गया, तो इन्हें बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाएगा। वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं इसलिए इसे एक्वस सॉल्यूशन कहा जाएगा। अब यहां पर तीसरे वाले पार्ट में कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, अब इसके लिए क्या करेंगे, फिर इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। अगर चीनी डालने के बाद में वो भी डिजोल्व हो गया, इसका मतलब पहले ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड था, फिर डालेंगे अगर डिजोल्व हो गया तो अनसैचुरेटेड। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अब जब आप डालोगे तो वो डिजोल्व नहीं करेगा। तो वैसे सॉल्यूशन जो फिर सॉल्यूट ऐड करने पर उसे डिजोल्व नहीं करता है, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफिनेशन अब आया कहां पे, द सॉल्यूशन which can dissolve more solute is called unsaturated, while the solution which cannot dissolve more solute is called saturated solution at that condition। दोनों में at that condition जोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कंडीशन चेंज कर देते हो तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर जाएगा और अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर जाएगा। जैसे अगर आप कोई शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, 4 चम्मच चीनी एक ग्लास में डिजोल्व हुआ, अब वो डिजोल्व नहीं हो रहा है, यानी कि अब जो 5वां चम्मच आप डाल रहे हैं वो नीचे बॉटम में बैठ गया, इट मीन्स द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। अब आप क्या करो, उसको थोड़ा सा हीट कर दो। अब जैसे ही आप हीट करेंगे तो जो डिजोल्व नहीं हो रहा था अब वो भी डिजोल्व हो जाएगा। इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम अनसैचुरेटेड। और वहीं अगर कोई ऑलरेडी पहले से अनसैचुरेटेड है और उसको अगर आपने हीट कर दिया तो अब उसमें और ज्यादा डिजोल्व करने की कैपेसिटी होगी, उन्हें कहा जाता है सुपर अनसैचुरेटेड। नीचे में आप देख रहे होंगे, यहां से आप स्टार्ट करो सैचुरेटेड वाला पोर्शन से। सैचुरेटेड को अगर हीट करते हैं, इस जगह पर हीट का सिंबल छूटा हुआ है, आप यहां पर हीट का ट्रायंगल का सिंबल डाल दोगे अपने नोट्स में भी। सैचुरेटेड को अगर हीट करते हैं तो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करता है, और अगर अनसैचुरेटेड को हीट करते हैं, इसे हीट करते हैं, तो ये सुपर अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करता है। उसी का ठीक उल्टा, जैसे आप एक गिलास पानी लिए और आपको पता चल गया कि इसमें 4 चम्मच चीनी डालने पर यह सैचुरेटेड होता है। अब देखो कंडीशन क्या करते हैं, हम इसमें 3 चम्मच चीनी डालते हैं। अब आपसे हम पूछेंगे कि बताओ ये सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड। आपका तुरंत दिमाग स्ट्राइक करेगा कि इतने पानी में तो 4 चम्मच डिजोल्व होता है और अभी 3 ही चम्मच डिजोल्व किए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसमें 1 चम्मच और डिजोल्व हो सकता है। लेकिन अब क्या करो, कंडीशन एक डाल दिए कि इसको आप फ्रिज में डाल दो। अब आप जैसे ही फ्रिज में डालेंगे ये सॉल्यूशन चिल्ड हो गया,
अब इसमें जब आप शुगर डालने की कोशिश करेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा। इसका मतलब जो सॉल्यूशन पहले अनसैचुरेटेड था उसके टेम्परेचर को अगर आप कम कर देते हैं देन इट बिकम सैचुरेटेड। तो इसी का ठीक उल्टा, जहां सैचुरेटेड को हीट किए तो अनसैचुरेटेड हो गया, इसी जगह पर अगर नीचे में हम लोग जाएं और इस जगह पर इसको हम लोग कूल कर देते हैं, यहां इसे कूल करते हैं, तो अनसैचुरेटेड किस में कन्वर्ट कर जाएगा? सैचुरेटेड में। और सैचुरेटेड को भी अगर हम लोग कूल कर देते हैं, यहां फिर इसको हम लोग कूल कर दिए, तब ये कन्वर्ट कर जाएगा सुपर सैचुरेटेड में। यानी ऊपर वाले पार्ट में हीट करते जाओ तो इसमें कन्वर्ट कर जाएगा, और नीचे वाले पार्ट में इनको अगर हम लोग कूल करते हैं तब इस कंडीशन में, कोल्ड की कंडीशन में, ये रिवर्स कंडीशन में आते हैं, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड का एक एग्जांपल बताते हैं आपको, चाशनी। आप देखते हो कि हलवाई जो मिठाई बनाता है तो वो चीनी डालता है पानी में, लेकिन वो गर्म करता है। लॉजिक क्या है उसके पीछे में, रीजन क्या है? जब वो गर्म कर रहा होता है तो उस वक्त में अब उसमें और ज्यादा शुगर को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है। रीजन 12th स्टैंडर्ड में आगे जब हम लोग सॉल्युबिलिटी टॉपिक पढ़ेंगे तो उस जगह पर इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। वहां पर कई फैक्टर्स हैं, रॉल्स लॉ है, हेनरीज लॉ है, प्रेशर है, सॉल्युबिलिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। ली चैटरलियस प्रिंसिपल से रिलेट किया जाता है। फिलहाल अभी इतना ही ये ध्यान में रखो कि हाँ, ये फेनोमेनन होता है और इसकी वजह से टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो और ज्यादा शुगर को डिसॉल्व करने की, और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करने की टेंडेंसी आती है, जिन्हें हम लोग, जिसकी वजह से ये अनसैचुरेटेड हो जाता है। और फिर जैसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ते हैं तो चूंकि आप कंडीशन चेंज करके इसमें डिसॉल्व किए हैं, इसलिए अब सैचुरेटेड से ये ज्यादा हो गया है, इन्हें सुपर सैचुरेटेड कहा जाता है। इस सुपर सैचुरेटेड से रिलेटेड एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। यहां कहा गया कि जब आप सैचुरेटेड में सॉल्यूट ऐड किए तब ये सुपर सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर गया। अब अगर सुपर सैचुरेटेड में डालेंगे तो क्या होगा? यहां प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहां रिक्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था, व्हाट हैपन इफ मोर सॉल्यूट इज एडेड इन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मिश्री देखे होंगे आप, तो मिश्री इसी कंसेप्ट से बनाया जाता है। और 12th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल है, कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट का क्रिस्टल बनाना है +2 लेवल में, तो वहां पर भी इसी प्रोसेस का यूज करते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड थोड़ा सा और सॉल्यूट डाल देते हैं, तो जो डिसॉल्व्ड पार्ट है उसमें वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, नीचे बॉटम में बैठने लगता है। एनिलिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना होगा आपको, ये किस तरीके से होता है। तो ये इसके थ्योरेटिकल वाले पार्ट पर हम लोग डिस्कस किए, यानी कि इनके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। अब इसके बाद में इनके कंसंट्रेशन से रिलेटेड बात करना है। अब कंसंट्रेशन क्या है उसको देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब यहां देखो, ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सवाल उठता है कंसंट्रेशन क्या है? इसका डेफिनेशन आता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और सिंपल तरीके से बताते हैं, जैसे अगर एक लेमैन यानी कि साधारण आदमी के लैंग्वेज में बात करें हम लोग, आप कोई शुगर सॉल्यूशन तैयार किए हैं तो वो आपसे पूछेगा कि बताइए भाई यहाँ पे कितना पानी और कितना चीनी लिए, और आप भी उसके उसी लेमैन के लैंग्वेज में आप आंसर देंगे, तो वहाँ बताएंगे कि 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाले, या 200 मिलीलीटर वाटर हैज 20 ग्राम ऑफ शुगर। लेकिन अगर इसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना है तो वो व्यक्ति जो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि कितना पानी और कितना चीनी है, ये ना पूछ करके वो ये पूछेगा कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि ये पूछ रहा है कि अच्छा इस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट है। अब आपका आंसर, आप इनमें से किसी में भी आप आंसर दे सकते हैं। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करने के बाद में आप ये डिसाइड करेंगे कि उस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या है। मोलरिटी में भी मोल पर लीटर भी कहा जाता है, इसे 5 मोलर 2 मोलर, आगे हम लोग को यही सब करना है। या मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, यानी कि इतना जो टाइप आप देख रहे हो, दिस ऑल आर द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के फर्स्ट वाले पार्ट यानी कि मोलरिटी की तरफ में पढ़ते हैं। मोलरिटी का डिफिनेशन बताया गया है, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट which is present in per liter
और पर 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पिछले वीडियो में बताया, इट इज द कंपोनेंट विच डिजॉल्व, जो घुलता है। प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। डेफिनेशन के अनुसार से अगर मोलरिटी का हम लोग फार्मूला लिखें तो मोलरिटी का फार्मूला आ जाएगा मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ना हो करके मिलीलीटर में होता है। तो आप पढ़ लोगे कि मिलीलीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, और यही 1000 अगले स्टेप में ऊपर चला जाएगा। यानी कि आप फॉर्मूले में देखोगे कि अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया गया। एक्चुअली ये मल्टीप्लाई नहीं किया गया, इसको डिवाइड किया गया 1000 से, और ये फिर अगले स्टेप में यहाँ चला गया, यानी कि मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। और अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी लीटर दिया हुआ है तो फिर यहाँ ये 1000 नहीं लिखा जाएगा। तो ये मोलरिटी का फार्मूला हो गया, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इस फार्मूले में पुट करके। यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, सॉल्यूट को आइडेंटिफाई करेंगे, और मोल इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो उसका नंबर ऑफ मोल दिखाता है। अब थोड़ा सा यूनिट के बारे में बात करते हैं। मोलरिटी का यूनिट मोल पर लीटर होता है। मोल के बारे में एक चीज और, अगर मोल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो इन्हें MOLE लिखा जाता है, लेकिन जब मोल को यूनिट के फॉर्म में यूज करते हैं तो सिर्फ MOL लिखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर MOL लिखा गया, लेकिन मोल पर लीटर, या इसी को आप सिर्फ कैपिटल M भी लिख सकते हैं, और इनका प्रोनाउंसिएशन होता है मोलर। अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे उससे रिलेटेड। सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन कर रहा है 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन इट्स 500 मिलीलीटर एक्वस सॉल्यूशन। 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन इट्स 500 मिलीलीटर एक्वस सॉल्यूशन। 500 मिलीलीटर एक्वस सॉल्यूशन, और आपसे कहा जा रहा है डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि इस सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालना है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया गया, और जिस सब्सटेंस को डिसॉल्व किया जाता है उसे सॉल्यूट कहा जाता है, यानी यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मास ऑफ सॉल्यूट, इट मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज गिवन मास ऑफ NaOH, इट इज 10 ग्राम। इनका मोलर मास वैल्यू भी दिया हुआ है, निकाल सकते हैं 23 + 16 + 1 पहले बता चुके हैं, इट इज 40 ग्राम पर मोल। अब यहां से इसका मोल निकाल लेते हैं। मास बाय मोलर मास 10 डिवाइडेड बाय 40, 1/4, या इसी को 0.25 भी लिख सकते हैं। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया। देखो यहाँ MOL लिखे हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट है, और यहाँ MOL लिखा गया क्योंकि इसके साथ में ये यूनिट हो गया है। तो 0.25 मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिलीलीटर वॉल्यूम दिया हुआ है? 500 मिलीलीटर। इट इज 500 मिलीलीटर। अब मोलरिटी निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। नंबर ऑफ मोल
0.25, वॉल्यूम 500 into 1000, ये 2 से डिविजिबल, ये वैल्यू हो गया 0.5 मोल पर लीटर, या इसी को आप 0.5 मोलर भी लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया इसके मोलरिटी का। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ बोर्ड पर आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा है, और स्टेटमेंट पूरा नहीं लिखे हैं क्योंकि बोर्ड पर वो आएगा नहीं। क्वेश्चन है 200 मिलीलीटर 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज गिवन, यू हैव टू डिटरमाइन द मास ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का कितना मास होगा वो निकालना है आपको, सॉल्यूट का मास निकालना है, और इस जगह पर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और मोलरिटी दिया हुआ है। अब इसे आप दो तरीके से बना सकते हो। मोलरिटी का फार्मूला है मोल बाय वॉल्यूम इनटू 1000, और जब यहाँ मोलरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है तो यहाँ से आप एक बार में पहले मोल निकाल ले सकते हो, और जब मोल निकल गया तो फिर दूसरे बार में मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ग्लूकोज का मोलर मास पता है तो वहां से निकाल सकते हैं। और एक और तरीका है कि स्टार्टिंग से ही जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है उसको आप x मान करके बना सकते हो। जैसे हम x मान करके आपको बताते हैं। सपोज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास निकालना है ग्लूकोज का, तो मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इट इज x ग्राम मान लेते हैं। लेट ग्लूकोज का मोलर मास पता है, द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम पर मोल। अब यहां से इसका मोल निकालो, मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास x डिवाइडेड बाय 180। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज 200 milliliter and molarity is also given, molarity is 2 molar। अब फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ molarity is equal to number of mole of solute divided by volume of solution। अगर ये मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। मोलरिटी का वैल्यू 2 हो गया, मोल x डिवाइडेड बाय 180, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम 200 into 1000। अब देखो तो सारा वैल्यू दिया हुआ है, तो x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। यहां से अगर आप x का वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 into 200 into 180 डिवाइडेड बाय 1000, 0.00000, और ये वैल्यू आ गया 72 ग्राम, ये निकल गया। और दूसरा मेथड जो बताया है उससे आप खुद कोशिश करोगे। कैसे निकालेंगे? मोलरिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या निकल गया? मोल। और जब मोल निकल जाएगा तो मोल का फार्मूला है मास बाय मोलर मास, मोलर मास 180। यहाँ जो वैल्यू मोल का आया उसको यहाँ आप पुट करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू किसका निकल जाएगा? x का, यानी कि मास का। हालांकि हम सजेस्ट करेंगे कि जो वैल्यू निकालना है उसको आप x मान लो तो एक ही फार्मूला यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज दो में होगा। लेकिन सीखना चाहिए आपको, उस मेथड से आप निकालोगे और करके उसको बनाओगे। अब यहाँ हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप मोलरिटी निकालें, सेकंड वाले क्वेश्चन में आप मास ऑफ सॉल्यूट निकालें, और इस थर्ड वाले क्वेश्चन में मिलीलीटर यानी कि वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन का। बाय डिसॉल्विंग 49 ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रिपेयर इट्स 2 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, और आपसे इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है कि इनका वॉल्यूम कितना होगा। बस वही कंसेप्ट जो भी हम लोग निकाले हैं। सॉल्यूट का मास दिया हुआ है तो यहाँ से इसका पहले मोल निकाल लेंगे। देखो डाटा सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इट इज गिवन 49 ग्राम। इनका मोलर मास निकालते हैं तो इसका मोलर मास वैल्यू आ जाएगा
98 ग्राम पर मोल। अब यहां से इसका मोल निकालो, मास बाय मोलर मास, 49 डिवाइडेड बाय 98, इट मीन्स 0.5। मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी इज गिवन, इट इज 2 मोलर। और आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, वॉल्यूम को हम लोग मिलीलीटर में ही निकालते हैं। ये वैल्यू, इसको आप एक्स भी मान सकते हैं या फिर फॉर्मूले पर भी ये डायरेक्ट आ जाएगा। वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम in milliliter multiplied by 1000. Therefore, volume in milliliter, इसको इधर ले आते हैं, it would be equal to mole into 1000 divided by molarity. Molarity, number of mole देखो कितना आ गया, 0.5 into 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी का वैल्यू दिया हुआ है। मोलरिटी इस क्वेश्चन में 2 मोलर है, तो यहाँ 2 लिख दिए। 500 इंटू 0.5 करेंगे तो यह वैल्यू आ गया 250 मिलीलीटर। यहाँ ये इसका वॉल्यूम निकल गया। आप एक्स नहीं मानते तो यहाँ पर ये एक्स आता, फिर इसका वैल्यू को यहाँ ले जाओगे तो 250 मिलीलीटर आ जाएगा। तो मोलरिटी निकाल चुके हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल चुके हम लोग, वॉल्यूम निकाल चुके हैं हम लोग। तो इस तरीके से एक एक करके सारे कंपोनेंट को आप निकाल सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो इस फॉर्मूले का यूज करके। अब मोलरिटी के एक लास्ट ऑप्शन और बचता है, मोलर मास से रिलेटेड, उस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 ग्राम ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस गिव 200 मिलीलीटर 2.5 मोलर सॉल्यूशन। 30 ग्राम ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस, आपको नहीं पता है कि वो केमिकल सब्सटेंस क्या है, क्योंकि केमिकल सब्सटेंस अगर पता रहेगा तो आप उसका मोलर मास निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मोलर मास ही निकालना है आपको। या क्वेश्चन में ये भी कर सकता है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि वो कौन सा केमिकल सब्सटेंस है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो 1 A B C ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ रह सकता है, पर इसका हम लोग इंफॉर्मेशन अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। 30 ग्राम यानी कि सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ सॉल्यूट, ये वैल्यू हो गया 30 ग्राम। इनका मोलर मास नहीं पता है, तो आपको बताया कि मोलर मास को आप x मान लो, इट इज x ग्राम पर मोल। अब यहां के बाद में इसका मोल निकालिए, मास बाय मोलर मास 30 डिवाइडेड बाय x। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, इट इज 200 मिलीलीटर। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, यहाँ इस जगह पर सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया हुआ है 2.5 मोलर। अब फॉर्मूला यूज करो, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब वैल्यू पुट करो, 2.5 is equal to number of mole 30 divided by x by volume of solution 200 into 1000. Therefore x would be equal to, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 30 into 1000 divided by 200 into 2.5। ये वैल्यू है, ये 5 टाइम्स 0.5, 30 divided by 0.5, it means 60 ग्राम पर मोल। अब ये मोलर मास निकल गया। अब वही अगर इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के लिए कहता कि कौन सा ये केमिकल सब्सटेंस है, तो ए बी सी जो भी रहेगा उसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालो। जैसा अगर मान लिया किसी क्वेश्चन में कहता कि द केमिकल सब्सटेंस इज ग्लूकोज C6H12O6
और यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। आपको इन दोनों में से आइडेंटिफाई करना था कि कौन है। अभी आप निकाले हो कि ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल और यूरिया का मोलर मास आता है 60 ग्राम पर मोल। तो आंसर किससे मैच कर रहा है? यूरिया से। इट मींस द केमिकल सब्सटेंस वाज यूरिया। तो इस तरीके से मोलरिटी से रिलेटेड जितना क्वेश्चन हो सकता था वो सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए। कभी मास दिया हुआ रहेगा, कभी वॉल्यूम रहेगा, कभी मोलरिटी निकालना होगा, तो ये सब जो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुछ एक क्वेश्चन देंगे आपको, उसको आप लोग सोल्व कर लीजिए। अब अगले क्लास में हम लोग मोलरिटी के बारे में बात करेंगे। वो थोड़ा सा बड़ा है, इससे एक दो कंसेप्ट वहाँ ऐड हो जाता है, लेकिन इतना कर लो उसके बाद फिर मोलरिटी पर आते हैं।